नमस्कार मित्रों, प्लस ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पीजीटी के शिक्षक बहाली के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और यह जानकारी आई है झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, ये झारखंड सरकार के जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो आई है, ये जो आई है, ये पत्रांक संख्या के लेटर आई है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये वाला जो है यहाँ 935 जो पत्रांक संख्या है। और डेट देखिए यहाँ पर 6/4/2022 को यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल करेंट सूचना है। और यह सूचना इस प्रकार से है कि झारखंड राज्य में पीजीटी शिक्षक के बहाली के संबंध में जो नियमावली बनी थी, जो 2012 में नियमावली बनी थी, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। इसी संशोधन के लिए जो नई नियमावली बनी है, उस संबंध में यह आई है, अधिसूचना जारी हुआ है। तो इस अधिसूचना को जो प्रत्येक जो पॉइंट है उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और मैं बताने का तरीका स्पष्ट करूंगा। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि जो नई नियमावली बनी है उस क्या कहना चाहती है, वह किस प्रकार झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं, जो पीजीटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो पीजीटी शिक्षक के लिए जो अप्लाई करेंगे, उनके किस प्रकार उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको पूर्णतः स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि यह नई जो नियमावली बनी है वह किस प्रकार से हेल्पफुल है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो संशोधन हुए हैं। तो जो नई नियमावली है, इस नियमावली के तहत में जो पहला जो हिसाब आया है, जो संक्षिप्त नाम, 1 नंबर कॉलम में देखिए, जो संक्षिप्त नाम पहले जो है, यह नियमावली जो है +2 विद्यालय जो शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी था, ये नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2022 कहलाएगी। यानी एक नियमावली जो बनी थी 2012 में, अब दूसरी बनी है, ये संशोधन नियमावली 2022 में बनी है, ये वाला। ठीक है, तो अब इसके हम दूसरे पैराग्राफ पर चलते हैं कि ये क्या कहती है। आप ध्यान से देखिए, दूसरा पैराग्राफ में ये जो किया हुआ है कि सुधार किया हुआ है कि 2012 में जो विद्यालय शिक्षक नियुक्त हुआ था, उसमें जो संशोधन किया गया है, नई संशोधन का जो नियमावली बना है, इसमें इसका नाम रखा गया है झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022। ये 2022 का नियमावली कहलाता है और यह संशोधित रूप में है, जिसमें उपाचार्य जो है इसको विलोपित किया गया है। आप देखिए, सेकंड जो आता है उसमें सेकंड पर इसका हम डिस्कशन करते हैं कि जो ये +2 विद्यालय शिक्षक है, जो उपाचार्य कहा जाएगा, मैंने इसे अभी यहाँ इंडिकेट किया था कि उपाचार्य कहा जाएगा, जिसका वेतनमान 15,600, 39,100 और ग्रेड पे के नज़र से देखें तो 5,400 5400 ग्रेड पे के रूप में इसको निर्धारित किया गया है। यह काफ़ी सम्मानजनक सैलरी है और इसके लिए झारखंड सरकार को धन्यवाद किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पर देखते हैं कि तीसरा नंबर जो कॉलम है वो क्या कहती है। तीसरा नंबर का जो कॉलम है वह इसमें यह बतलाता है कि किस प्रकार से सबको बेनिफिट मिलेगा। यानी 2012 में क्या था कि पहले जो जितने पद रहते थे, 2012 का जो पद रहता था वो 50% के रूप में डिवाइड रहता था। 50%, ये 50% कौन, 50% का जो पहले से कार्यरत कर्मचारी था उसके लिए, जो कार्यरत रहता था उसके लिए, और 50% कौन, जो सीधी बहाली में आता था, जो सीधी नियुक्ति में जो इस्तेमाल प्रयोग करता था, जो अप्लाई करके सीधी में जाता था, उसके आधार पर ये 2012 का नियम था। 2012 का नियम था। इस नियम को संशोधित किया गया और संशोधित करने के बाद में इस नियम में क्या सुधार किया गया, वर्तमान में जो पद है, जो वर्तमान में जो पद है उसको जो है 25% और 75% में इसको बांटा गया है। इस हिसाब से यह बांटा गया है। तो इसमें बांटने से ये फ़ायदा हो रहा है कि जो 25% पद है, 25% वो उसके लिए है जो विद्यालय में, जो झारखंड राज्य के विद्यालय में 3 साल से जो कार्यरत है उनके लिए है 25%, और 75% उनके लिए है, 75% उनके लिए है जो
सीधी बहाली में आएंगे, जो सीधी बहाली में वो फॉर्म भरकर सीधा अप्लाई करके जाएंगे। इसमें ख़ास बात यह है कि जो 25% का अगर सीधी बहाली में उनका अगर स्थान मिल पाता है, यानी जो पद है अगर वो भर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भर पाता है तो ऐसे कंडीशन में जो जो सीधी बहाली के जो कैंडिडेट रहेंगे उनसे वो 25% उनसे भी भर लिया जाएगा। कहने का मतलब होता है कि 25% में जो कार्यरत शिक्षक से अगर ये सीट भर जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो 75% जो सीधी बहाली में सीधा एप्लीकेशन अप्लाई करके एग्ज़ाम देकर जो क्वालिफाई करेंगे उस कैंडिडेट को के सीट से इसको भर लिया जाएगा। यानी पहले के जो सीट खाली रह जाते थे, अब इस बार का नियमावली के नियम के हिसाब से अब पद जो है खाली नहीं रहेगा, सीट खाली नहीं रहेगा। यानी कि जो कार्यरत शिक्षक का पद हो या सीधी बहाली का जो पद हो, वो सारे पद हर हालत में भर लिया जाएगा और सारे के सारे सीट पर शिक्षक को नियुक्त कर दिया जाएगा। ये खास बात है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके लिए भी सरकार का धन्यवाद किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा चौथा है वो ये क्या कहती है, नेक्स्ट पॉइंट जो ये कहती है कि न्यूनतम योग्यता के संबंध में है। तो न्यूनतम योग्यता के संबंध में यहाँ पर 3 किस्म का स्लैब दिखाई पड़ता है। अगर इसको आप पूरा पढ़िएगा तो आपको पता चलता है कि पीजीटी शिक्षक होने के लिए आपको पहली बात है कि एमए चाहिए हर हालत में। यानी झारखंड राज्य में जो +2 लेवल तक का जो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाई होती है, उन सभी विषयों का शिक्षक के बहाली में ये रिक्तियाँ या पद आएंगी। तो जिस कैंडिडेट का एमए में या पीजी में एक ही बात हुआ, तो उसमें जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में के हिसाब से वो इन पदों में भरे जाएंगे। तो जो भरे जाएंगे तो उसमें से खास बात है कि जो उत्तीर्ण एमए के जो पासिंग मार्क है उसमें भी 3 किस्म का इसको स्लैब बनाया गया है, जो अलग अलग हिसाब में है, जो अलग अलग समय के हिसाब में है। एक स्लैब 45% का हिसाब का बोलता है, एक 50% का हिसाब बोलता है, एक 55% का हिसाब बोलता है। तो जो ये 45 का हिसाब वो बोलता है जिसमें 2002 से 2007 का जो नियमावली हुआ था, जो बना था 2007 का जो नियमावली बना था, जो एनसीटी का जो रूल गाइडलाइन जो आया था उसके हिसाब से में या उस समय के जो कैंडिडेट था उसके लिए 45% चाहिए। और ये वाला जो है ये करंट में यही चल रहा है, 50% वाला ये करंट में चल रहा है, नॉर्मल यही है। इसके अलावा पिछले साल से या लॉकडाउन में देखें तो कुछ जो कोर्स जो है बीएड का वो 3 साल का एकीकृत सिस्टम लाया गया था। यानी ग्रेजुएशन करते हुए बीएड कर लेगा या मास्टर डिग्री करते हुए बीएड कर लेगा, तो इस टाइप का जो है वो एकीकृत कोर्स लाया गया था। अगर उस कोर्स से अगर कोई कैंडिडेट क्वालिफाई है तो उसके लिए मास्टर डिग्री में उसको 55% चाहिए। ये सिस्टम में आता है। तो पीजीटी टीचर होने के लिए 2 सिस्टम है। एक सिस्टम है कि उससे पहले ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि एमए होना चाहिए प्लस बीएड ज़रूर होना चाहिए, हर हालत में बीएड ज़रूर होना चाहिए। तो बीएड होने के बाद में जो एमए में जो मार्क्स जो परसेंटेज है वो 3 किस्म के स्लैब में बांटा गया, जिसका मैं पूरा 3 पार्ट में से बात करके इससे क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि 5वां पॉइंट में क्या है। यही सब पूरा डिस्कशन जो है ये चौथा जो है आपका, इसी में ये सब में जो पूरा विवरण दिया हुआ है। मैं शॉर्ट में आपको समझाने के लिए आपको व्यवस्था कर दे ताकि इतना ना पढ़ना पड़े, आसानी से आपको बात समझ में आ जाए। इसमें ख़ास बात यह है कि मास्टर डिग्री में SC ST दिव्यांग, SC ST और जो दिव्यांग है, दिव्यांग को 5% मानी मास्टर डिग्री की जो स्लैब है 45%, 50%, 55%, इसमें भी 5% का छूट दिया गया है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसमें ख़ास बात यह है कि जो झारखंड राज्य में, इसके अलावा इसमें ख़ास बात यह है कि ये सारे फैसिलिटी उसी को मिलेगा जो झारखंड राज्य के में जो अवस्थित जो संस्थान है, यहाँ से मैट्रिक और आईटी जो मैट्रिक के साथ में जो इंटरमीडिएट है वो होना चाहिए। ये ख़ास बात इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें और साथ में ये बात है कि उसको स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन केवल यही नियम नहीं है, इसमें कुछ राहत दी गई है, विशेष छूट दी गई है। यानी ये झारखंड राज्य के वैसे कैंडिडेट जो रिजर्वेशन कोटा में आते हैं, जैसे SC हुआ, ST हो गया, BC हो गया या EBC हो गया
ये सब अगर झारखंड राज्य के अलावा अगर किसी दूसरे राज्य से भी अगर मैट्रिक इंटर है तो उसे एडजस्ट किया गया है, उस पर यह नियमावली लागू नहीं होगी कि वो झारखंड राज्य से ही मैट्रिक इंटरमीडिएट होना चाहिए, ये बात उन पर लागू नहीं होगा। यानी झारखंड राज्य का मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो जनरल कैटेगरी का है ये उन पर लागू होता है। जो झारखंड राज्य के जो SC ST BC कैंडिडेट है उनका मैट्रिक और इंटरमीडिएट झारखंड राज्य से हो या झारखंड के बाहर भारत में से कहीं का भी हो तो उन पर उनके लिए वो एप्लीकेबल है, उनके लिए ये विशेष छूट है। इसमें खास बात यह है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट है, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट अपियर हुआ है जो एग्ज़ाम दिए हैं मास्टर डिग्री B.Ed और उनका रिजल्ट नहीं आया है, एग्ज़ाम में जब इसका वैकेंसी निकलेगी, जब फॉर्म अप्लाई होने की लगेगा उस समय तक नहीं आया है, तब भी वो उनको ये सुविधा प्राप्त होता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब इनका जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा तो जब ज्वाइनिंग से पहले जो मार्कशीट जो काउंसलिंग होगा, जो सर्टिफिकेट काउंसलिंग होता है, उस समय तक में उनके पास में ये सारे सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो इसलिए अपियरिंग कैंडिडेट को भी इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसमें ख़ास बात देखते हैं दोस्तों कि इसमें और क्या ख़ास बात है। इसमें बहाली प्रक्रिया जो है वह JSSC के थ्रू हो रही है। पूरा बहाली प्रक्रिया JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ये पूरा हो रही है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में कि एग्जामिनेशन पैटर्न इसका किस प्रकार से है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न हम जब इसको देखते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है इसका 2 किस्म से इसमें 2 पेपर होगा। हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न में 2 पेपर होगा। 2 पेपर कौन होगा? एक पेपर 1 और एक पेपर 2 होगा। और पेपर 1 जो होगा वो GK से रिलेटेड रहेगा, पेपर 2 जो होगा वह सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ये इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो और दोनों को एग्ज़ाम देने के जो टाइम पीरियड है 3 घंटा करके ये मौका मिलेगा, ये इसमें ख़ास बात है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एज का जो प्रेफरेंस है, एज का प्रेफरेंस इसमें दिया गया है कि जो एज है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं UR का, UR का जो एज है वो 50 ईयर रखा गया है। इसके अलावा BC हो या EBC हो उसके लिए 52 रखा गया है। और महिला के लिए जो लेडीज़ है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो उनके लिए 53 रखा गया है। ठीक उसी प्रकार से SC और ST के लिए 55 रखा गया है। उसी प्रकार से हम देखते हैं EWS के लिए जो न्यू जनरल कैटेगरी का जो EWS बनाया गया है इनके लिए 53 रखा गया है। जो कट ऑफ एज है, जो अधिकतम उम्र सीमा जो निर्धारित किया गया है वह इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो काफ़ी उम्र वाला जो बहुत साल से चूँकि झारखंड में जो टीचर का वैकेंसी नहीं आया है, B.Ed किए हुए हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर यह नियमावली बनाई गई है ताकि कोई वंचित ना हो, सबको मौका मिले। एक इसमें ख़ास बात यह है कि दिव्यांग कैटेगरी का जो हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग है PH कैटेगरी का, उस चाहे किसी भी कैटेगरी का, जैसे 4 किस्म का है जो दिव्यांग है, चाहे हर किस्म के दिव्यांग के लिए चाहे उनका जो कट ऑफ एज रखा गया है वो 55 रखा गया है। ये भी काफ़ी अच्छी बात रखा गया है कि चूँकि उन सभी को मौका देने का इसमें प्रयास किया गया है, इसके लिए सरकार को सराहना की जानी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था एग्जामिनेशन पैटर्न का कि एग्जामिनेशन पैटर्न का इसमें कैसा हिसाब रहेगा। तो एग्जामिनेशन पेपर का जो चूँकि मैंने अभी डिस्कशन कर रहा था कि इसमें जो GK का जो मामला रहता है, जो फर्स्ट पेपर हमारा 2 पेपर में, एक पेपर जो है वो जो GK है, ये GK जो है 200 मार्क्स का रहेगा, है ना। और जो सेकंड पेपर है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये 300 मार्क्स का रहेगा। और ये दोनों को कंबाइन कर यानी फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर कंबाइन करके जो UR और जो EWS है उसके लिए 50% लाना पड़ेगा। यानी 3 to 500 में इसको 250 नंबर रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन जो SC ST हैं उसके लिए 45% मार्क्स ही रखा गया है, जो काफ़ी सहूलियत दी गई है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो नई नियमावली बनी है, संशोधित नियमावली बनी है, वो काफ़ी अच्छी बनी है। वो झारखंड के छात्रों को हित में देखकर बनाई गई है, तो इसके लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 का यहाँ पर पूरा विवरण दिया हुआ है कि वह किस प्रकार से एग्ज़ाम लेगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम लेगा
पूरा विवरण दिया हुआ है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो 45% का हिसाब रखा गया है, सारा क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव मोड में आएंगे, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू, जो कहने का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव का, और जो एमसीक्यू जो 4 विकल्प दिए रहते हैं उस टाइप के प्रश्न इसमें आएंगे और उन्हीं में से एक आंसर देना है। तो ये तो पहले के भी नियम में ऐसे ही था और पूरा देश में भी ऐसे ही है, तो उसी प्रकार से रखा गया है। तो इसमें कोई, ये तो साधारण सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और अच्छी है, स्टूडेंट के हिसाब से ये बढ़िया है। और ये बाकी सब समान है कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए, बीएड मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, जो समान है। और इसमें स्थानीय रीति रिवाज का कैंडिडेट से आशा की जाती है कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए वो स्थानीय भाषा, रीति रिवाज, उस पर उसकी जानकारी होना चाहिए, ताकि यहाँ पर बच्चों को साथ में घुल मिल कर रह सके, उसके साथ में रहकर समायोजन करके उसके भाषा को समझकर उसके भाषा में उसको शिक्षा दिया जा सके। तो इस उद्देश्य के लिए यह रखा गया है, या व्यवस्था की गई है, नई नियमावली बनाई गई है, काफ़ी अच्छी नियमावली है। और ये नियमावली जो नहीं आई है, अगर आप लोगों में से अगर कोई इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर वो कर लेते हैं तो अच्छा, अगर नहीं कर पाते हैं तो काइंडली आप कमेंट में लिखिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं अवश्य रूप से आपके व्हाट्सएप में इसको भेज दूंगा, ताकि आप इसको पूरा अच्छी तरीक़ा से पढ़ सकें, उसको जान सकें। और मैं जो इसमें समझाया हूँ उसको आप बार बार सुनिए, समझ में आ जाएगा। अगर किसी प्रकार का अगर समझने में तकलीफ़ होता हो, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई प्रश्न आता है, तो काइंडली आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको संतुलित उत्तर देने का भरपूर प्रयास करूँगा और आशा करता हूँ तो आपको ज़रूर से ज़रूर समझाने में सफल होऊंगा, क्योंकि नियमावली में ऐसा कोई हार्ड चीज़ है नहीं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर यह जो आई है नई संशोधन नियमावली यहाँ पर समाप्त होता है। हमारे जो चैनल है इसको देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग प्लस ज्ञान। और अपना कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट में आप उसे लिख सकते हैं, आपको अवश्य रूप से रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।